अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। आज की इस वीडियो में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और साथ ही साथ हम डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड के टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द स्पीड required to achieve orbit around heavenly body such as planet or star or earth। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? वो स्पीड है रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्बिट अराउंड हेवनली बॉडी। कोई भी हेवनली बॉडी का मतलब ये है कि ज़मीन हो गई, प्लैनेट कोई भी प्लैनेट हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न जो भी है, स्टार हो गया, तो कोई भी हेवनली बॉडी के अराउंड वो स्पीड जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना उसके ऑर्बिट को अचीव कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ बात करूँ कि भाई ये ज़मीन है ना, अब ज़मीन के ऊपर क्या किया? सैटेलाइट को भेजा। अब ये सैटेलाइट इतनी ऊंचाई पे चले जाता है और उस रफ्तार पे चला जाता है जहां ये ज़मीन के गिर्द मुसलसल क्या कर सके? चक्कर लगा सके, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा सके, उसे कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अगर हम हवाई जहाज़ की बात करें तो हवाई जहाज़ भी ज़मीन से ऊपर जाता है। अब हवाई जहाज़ ज़मीन से ऊपर जा रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, लेकिन अचानक से अगर हवाई जहाज़ अपना इंजन बंद कर दे, स्टॉप कर दे, तो ये हवाई जहाज़ क्या होगा? तेज़ी से ज़मीन की ग्रेविटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा और ज़मीन इसे अपनी तरफ से खींच लेगी। लेकिन सैटेलाइट में क्या होता है कि सैटेलाइट जैसे ही ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक मखसूस स्पीड अचीव करने के बाद वो अपने इंजन को ऑफ कर देते हैं और वो उसके गिर्द मुसलसल बगैर किसी फ्यूल के क्या करता रहता है? मुसलसल चक्कर लगाता रहता है। उसे मज़ीद कोई फ्यूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे। कितनी रफ्तार हो और कितनी ऊंचाई हो, कितनी रफ्तार हो और कितनी ऊंचाई हो जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट वो चक्कर लगाता जाए, चक्कर लगाता जाए और उसे कोई भी फ्यूल अप्लाई करने की ज़रूरत ना हो, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी ऑर्बिट तक पहुंच गए ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव ऑर्बिट। वो रफ्तार जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट को क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है। अब वहाँ उसको फ्यूल खर्च किए बगैर भी क्या करना है? वो चक्कर लगाता जाएगा तो वो नीचे ज़मीन की तरफ नहीं गिरेगा। अराउंड हेवनली बॉडीज, यहाँ मैंने अर्थ की मिसाल दी। अर्थ के अलावा कोई भी हेवनली बॉडी हो सकती है, यानी कोई भी प्लैनेट हो सकता है, कोई भी स्टार हो सकता है। अब रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है? दिस रिक्वायर्ड ट्रेवलिंग एट अ सस्टेन स्पीड। अब इसमें पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए? रफ्तार होगी तो वो एक मखसूस रफ्तार तक पहुंचेगा तो ये चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन अगर रफ्तार कम होगी तो वो क्या हो जाएगा? ज़मीन की तरफ गिर जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें क्या हैं? अलाइन विथ हेवनली बॉडीज रोटेशनल वेलोसिटी, उसकी रोटेशनल वेलोसिटी के साथ अलाइन करे, यानी वो जिस एक्सिस पे मूव कर रही हो तो ऑर्बिट भी उसी के एक्सिस में क्या करे? मूव करे। इट्स फास्ट इनफ टू काउंटर एक्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग द ऑर्बिट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द बॉडी सरफेस। और इसकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि ये ग्रेविटी को काउंटर कर सके। इसकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि ग्रेविटी को काउंटर कर सके। अगर ये रफ्तार कम होगी तो क्या होगा? ज़मीन इसे अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा और ज़मीन से जाकर टकरा जाएगा। तो ये इतनी तेज़ रफ्तार होनी चाहिए कि ज़मीन इसको खींच ना सके। आइए अब थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं रिक्वायरमेंट के बाद। मिसाल के तौर पर एन एयरप्लेन कैन ट्रेवल इन द स्काई। हवाई जहाज से होता है ना, ट्रेवल करता है स्काई में, बट इट डज नॉट ट्रेवल एट अ वेलोसिटी फास्ट इनफ टू सस्टेन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। लेकिन उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ऑर्बिट में आ सके, यानी खुद चक्कर लगाए। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट वंस द एयरप्लेन इंजन आर टर्न ऑफ। इसका मतलब यह है कि हवाई जहाज़ का इंजन जैसे ही अगर बंद कर दोगे, द प्लेन विल स्लो डाउन एंड बी पुल बैक डाउन टू अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और अगर इंजन इसका बंद कर दिया तो हवाई जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा। लेकिन ऑर्बिट वाला ऑब्जेक्ट होगा, उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपनी ऑर्बिट को क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा। तो हवाई जहाज़ की रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा सके, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन सैटेलाइट के मामले में क्या है? अ सैटेलाइट डज नॉट नीड टू एक्सपेंड फ्यूल टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और सैटेलाइट को जो है उसको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने बगैर फ्यूल ज़ाया किए क्या करता है? ज़मीन की गिर्द चक्कर लगाता है। दिस इज़ बिकॉज सच सैटेलाइट ट्रेवल एट अ वेलोसिटी दैट ओवरराइड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इसकी वजह यह है कि ये सैटेलाइट जो है वो इतनी ज़्यादा रफ्तार से ये चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सैटेलाइट जो है, ये नासा जो सैटेलाइट भेजता है, ये इतनी ज़्यादा रफ्तार से चक्कर लगा रहे होते हैं कि ये ग्रेविटी को क्या कर जाते हैं? ओवरराइड कर जाते हैं। अब जो है वो हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड।
ऑर्बिटल स्पीड की हम डेरिवेशन की बात करेंगे कि भाई कितनी रफ्तार होनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में आ सके। आइए, सपोज अ सैटेलाइट विथ मास ms, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसके मास को हम ms नाम दे रहे हैं, और ये ज़मीन जो है उसके मास को हम नाम दे रहे हैं mc इसलिए कह रहे हैं कि सेंटर ऑब्जेक्ट, या अब ये ज़रूरी थोड़ी ज़मीन हो, सूरज हो, कोई भी स्टार हो सकता है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया mc। तो हमने कहा सपोज अ सैटेलाइट विथ मास ms ऑर्बिटिंग अराउंड अ सेंट्रल बॉडी विथ मास mc, और एक ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड जो है वो चक्कर लगा रहा है जिसे mc नाम दिया। द सेंट्रल बॉडी कुड बी अ प्लेनेट, अब ये जो सेंट्रल बॉडी है वो क्या हो सकती है, प्लेनेट हो सकता है, यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, कोई भी हो सकता है, मून हो सकता है, सन हो सकता है, और हमारा प्लेनेट हो सकता है, और अर्थ। When the satellite is moving in a circular motion, then the centripetal force acting upon this orbiting satellite is, अब ये सैटेलाइट जब इसके गिर चक्कर लगा रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, F बराबर होता है mv²/r। तो सैटेलाइट का मास क्या है ms, इसकी जो रफ्तार है उसको v² कहा, और इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो फासला है उसे नाम दिया हमने r का। This near centripetal force is the resultant of gravitational force which attract the satellite towards the central body। अब ये इसके गिर्द क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ये इतनी रफ्तार से चक्कर लगाए कि ये जो इसकी जो फोर्स है ये इतनी रफ्तार से चक्कर लगाए कि इसकी फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होनी चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होनी चाहिए। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F बराबर होता है G(m1m2/r²। भाई दो बॉडी के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है G(m1m2/r²। दो मास है ना, तो पहला मास है ms, दूसरा मास है mc, ये g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो r है दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। अब जब ये और अपने ऑर्बिट में जब चक्कर लगा रहा होता है तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। Fc बराबर किसके, Fc बराबर किसके, Fg के। अब Fc की जगह मैं इसका फॉर्मूला रख देता हूँ, Fg की जगह मैं इसका फॉर्मूला रख देता हूँ। अब ये हो गया mv²/r, और ये हो गया Gms mc/r²। अब जो है वो चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। भाई मुझे v की वैल्यू चाहिए ना, r वहाँ चला गया, ms यहाँ आ गया, चलो भाई ये हो गया। अब जो है अगर आप गौर से देखें, ms से कैंसिल, ये r², ये r से कैंसिल, ये हो गया। अब क्या बचा, g mc बचा, नीचे आ गया r, यहाँ तक पहुँच गए। अब ये v² है ना, अब v² हमारे पास है, तो मुझे इसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर और रूट खत्म, यहाँ रूट आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। ये हमारे पास आ गया ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। क्या आ गया, ये ऑर्बिटल स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसमें हमारे पास v जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड को शो कर रहा है। g शो कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। और mc मास ऑफ सेंटर यानी मास ऑफ अर्थ की बात हो रही है, और मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 5.98 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम। और r जो है वो दोनों के दरमियान डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान का जो फासला होता है वो होता है r। यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ हमने नोट करके कहा कि इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है, दिस मीन्स दैट ऑल सैटेलाइट वॉट एवर दियर मास। देखो इस फॉर्मूले में अगर देखो तो मास ऑफ प्लेनेट है ना, ये है यूनिवर्सल कांस्टेंट और फासला है। सैटेलाइट का मास तो कैंसिल हो गया था यहाँ, तो सैटेलाइट का कोई भी मास हो, दिस मीन्स दैट ऑल सैटेलाइट वॉट एवर दियर मास, उसका मास जो भी हो, विल ट्रेवल एट द सेम स्पीड v इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। भाई सैटेलाइट के मास पे, यानी ऑर्बिटल स्पीड जो है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही। सैटेलाइट का मास जो भी हो उन तमाम की रफ्तार जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो है वो सेम होनी चाहिए, तो ये चक्कर लगाते रहेंगे। द डायरेक्शन ऑफ अ प्लैनेट ऑर्बिटिंग इन अ सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंटली चेंजेस, इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ऑर्बिट में जब वो क्या कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट में कांस्टेंट स्पीड के साथ चक्कर लगा रहा होता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, और डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो उसके पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, यानी ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करेगी। फिर इसके साथ साथ जो है वो टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल रेडियस, ये भी डेरिवेशन है हमारे पास, तो हम उसके जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अ सैटेलाइट इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन इन ऑर्बिट। एक सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर मोशन में हरकत कर रहा है जब वो ऑर्बिट में मौजूद है। इट्स ऑर्बिट टाइम पीरियड टू ट्रेवल द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट 2πr। हमने कहा कि उसको एक सर्कल पूरा चक्कर मुकम्मल करने के लिए, एक रोटेशन मुकम्मल करने के लिए उसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। अब उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी, लीनियर स्पीड होगी v बराबर है 2πr/t। भाई ये जो है ना चक्कर लगा रहा है ना,
ये पूरा चक्कर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, नीचे आ गया टाइम, यहाँ तक पहुँच गया। ये इसकी जो है वो ऑर्बिटल स्पीड ये होनी चाहिए ना भाई, 2πr/t हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड का भी हमने फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था, v बराबर है g/mc/r। यहाँ तक पहुँच गए इक्वेशन 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर कर रहे हैं। इक्वेशन 1 बराबर है 2πr/t, इक्वेशन 2 है √g/mc/r। अब जो है उसके रूट को खत्म करने के लिए क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर रहे हैं। ये हो गया स्क्वायर, तो यहाँ आ गया ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ जो है उसका रूट खत्म। अब इसका स्क्वायर आ गया तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर, आर का हो गया आर स्क्वायर, टी का हो गया टी स्क्वायर। ये इसका रूट हट गया तो g/mc/r हो गया। अब जो है वो अब जो है वो यहाँ तक पहुँच गए। अब टाइम पीरियड चाहिए ना, टाइम पीरियड को वहाँ ले जाता हूँ, इन सारी चीज़ों को यहाँ लेके जाता हूँ, तो आर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी और MC यहाँ आ जाएंगे और टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। देखो अब क्या होता है, ओके यहाँ टी स्क्वायर आ गया। अब देखो भाई 4π²r³ ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो टी स्क्वायर बराबर है 4π²r³ ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। टी शो कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, आर शो कर रहा है ऑर्बिटल रेडियस, जी शो कर रहा है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम शो कर रहा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ऑर्बिटेड, यानी सेंट्रल मास, जमीन हो सकता है, प्लेनेट हो सकता है, सूरज हो सकता है। द इक्वेशन शोज दैट द ऑर्बिटल पीरियड की बात हो रही है, टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये किससे ताल्लुक है, ये शो कर रहा है, देखो मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, ये चीज़ देखो भाई यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, 6.67 एक्सपोनेंट -11, इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी। और मास ऑफ अर्थ है या किसी भी प्लेनेट के अराउंड जो चक्कर लगा रहा होगा उसका मास भी क्या है, सेम है। 4 और पाई ये फॉर्मूला कैसा है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, किसी भी ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। तो हमने कहा दिस इक्वेशन शोज दैट द ऑर्बिटल पीरियड t इज रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये ऑर्बिटल पीरियड जो है, इसका जो ऑर्बिटल पीरियड जिस टाइम से शो किया है वो किससे ताल्लुक रखता है, रेडियस से। दिस इज ऑल्सो नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर थर्ड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है, किसी भी ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड होता है वो उसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर। यानी ये अगर देखो यहाँ है तो रेडियस इसका ये सेंटर के मुकाबले में, लेकिन अगर करीब चक्कर लगाएगा तो इसका रेडियस कुछ और हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो रेडियस कुछ और हो जाएगा। तो ये केपलर्स थर्ड लॉ ये कह रहा है कि ऑर्बिट के अराउंड जो चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड होता है वो उसकी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये कहलाता है केपलर्स थर्ड लॉ। क्या कहलाता है, केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ जाके ये डेरिवेशन मुकम्मल भी, उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।